जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोम पर। इस इतिहास की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग प्रिया बहन, गुड इवनिंग। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं है। गुड इवनिंग, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वॉइस ओके है, बिल्कुल सब कुछ ओके है। ठीक है, वेरी गुड। जुड़ जाइए सभी एक बार। हाँ, जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। और आपका अनुमानित है कि 26-27 जुलाई आपका रिजल्ट आ सकता है, अभी जो आपने जून एग्जाम दिया है उसका। ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया उसको फॉलो करो। उस पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। फिलअप हम लेकर आया है आप सभी के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बैच स्टार्ट कर चुका है। तो इसके अंदर आप बैच के अंदर आपको मिलेगा क्या, आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी, फुल नोट्स मिलेंगे। 9 जुलाई को न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। सॉरी, 9 जुलाई से नहीं, 10 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। और इसके अंदर हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 1999 रुपीज आपको पे करना होगा पेपर फर्स्ट, अगर आप ओनली पेपर फर्स्ट लेते हैं। अगर आप ओनली पेपर सेकंड लेते हैं उसके लिए भी आपको 1999 रुपीज आपको पे करना होगा पेपर सेकंड के लिए भी। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो दोनों के लिए आपको पे करना होगा 2999 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर आप फिलोफॉर्म के किसी भी बैच को परचेज करते टाइम कूपन कोड यूज करते हो VIK10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, फिलोफॉर्म के किसी भी बैच को परचेज करते टाइम तो क्या कूपन कोड क्या है VIK10, तो उसके साथ आपको क्या मिलेगा 10% ऑफ मिलेगा। ये हमारा कुछ टाइम टेबल रहेगा और संभावना है कि आपके आने वाले टाइम टेबल में कुछ बदलाव हो सकता है। विद 1 आवर्स शायद आगे चला जाए। ठीक है, लगभग संभावना यही है कि आपका ऐप का जो टाइम है वो 7 PM हो सकता है। ठीक है, अगर 7 PM आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास होगी तो ये 8 PM पर जा सकता है। ठीक है, संभावनाएं हैं ऐसी, शायद ना भी हो भी सकता है, प्रोबेबिलिटी। हमने पाषाण उपकरण हमने देख लिए थे और पूरा पूरा पाषाण काल भी हमने देख लिया था। तो ये थोड़ा सा रिवीजन है। प्रिया, थोड़ा सा मेरी ऑफलाइन क्लासेस की वजह से वो ये टाइम टेबल क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर जो सीईटी मेंस के एग्जाम होने वाले हैं तो उसके अंदर हमारा थोड़ा टाइम टेबल डिस्टर्ब होगा। सीईटी मेंस होने जा रहा है हरियाणा के अंदर, प्री हो चुका है। मेंस की पीएमटी के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, मे बी अगस्त तक आ सकते हैं। अरे, दिन में अगर समय रहता तो मैं टाइम चेंज ही नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे क्यूरी कर लेना। अगले दिन को भी अगर कोई डाउट आता है तो अगले दिन मुझे क्यूरी कर लेना। ठीक है,
या फिर आपके पास जो टेलीग्राम चैनल बनेगा, टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर जो ऐप है उसके अंदर एक चैट ग्रुप है, उसके अंदर भी आप मुझे मैसेज भेज कर बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। ठीक है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपकी ऐप के अंदर ही एक चैट का ऑप्शन आता है। ठीक है, आपके ऐप के अंदर ही, और उस चैट में आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, पाषाण उपकरण हमने देखे थे, ओल्डोवन संस्कृति हमने देखी थी, एबोली संस्कृति हमने देखी थी। ठीक है, एस्यूल, कलेक्टोलियन, ये संस्कृति मैंने पढ़ी थी। लेवा लेवा फ्लिंट औजार थे, मैक्रोशियन फ्रांस के ला माइको से स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये चीजें, मोस्तारी जो है मध्य पूर्व पाषाण काल का औजार था। जॉन लुबाक ने 1865 में निम्न पूर्व पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण के अंदर ये बांट दिया था। एक मिनट, हमारी क्लास यहीं तक हुई थी ना? एक मिनट, हाँ यहाँ तक हमारी क्लास हुई थी। पूरा पाषाण काल के उपकरणों के बारे में हमने बात की थी। है ना? चलो, तो हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के, या फिर पूरा पाषाण काल के उपकरणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लगभग सभी जुड़ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा पाषाण काल के औजारों की बात कर रहा हूँ। पूरा पाषाण काल के औजारों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हस्त कुठार था, विद्राणी थी, गंडासा को क्या कहता है, चोपर बोला जाता है, गंडासा क्या बोला जाता है, चोपर, और खंडक को चोपिंग बोला जाता है। ये सभी क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। किसके? क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। पीलियोलिथिक टूल्स, हैंड एक्स, विद्रनी, गंडासा, चोपर, ब्लॉक ब्लॉक चोपिंग, all these were made at quartzite stone। ये कहना क्या चाहता है कि जो पूरा पाषाण काल के अंदर जो औजार थे, पूरा पाषाण काल के अंदर जो औजार थे वो थे कैसे? वो उसके अंदर गंडासा था, चोपर थी, गंडासा क्या बोला जाता है, चोपर। ठीक है, और खंडक, खंडक को बोला जाता है चापिंग, शॉपिंग इसको बोला जाता था। ये सभी क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। हस्त कुठार हो गया, विद्राणी हो गई, ये कैसे थे? हस्त कुठार से बने हुए थे। इन औजारों को 4 भागों में बांटा जाता था। इन भागों, कितने भागों में बांटा जाता है? भाग की अगर मैं बात करूं तो 4 भागों में बांटा जाता है। आरंभिक या फिर पराग सोहन औजार, वो 4 हिस्से कौन से हैं? आरंभिक या प्राक सोहन औजार। दूसरा जाता है उत्तरकालीन औजार, उत्तरकालीन औजार। थर्ड आ जाता है अंत सोहन या फिर चौंतरा औजार, अंत हस्त कुठार होता है हैंडेक्स,
हाथ के साथ प्रयोग होने वाली कुल्हाड़ी, हैंडक्स। ठीक है परमदीप बहन, कुल्हाड़ी को हस्त कुठार बोला जाता है। अंत है सोहन या चौंतरा औजार। ठीक है, चौथा क्या आ जाता है, विकसित सोहन, विकसित सोहन औजार। ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे खंडक हो गया, चोपिंग हो गई, उसके बाद है पेबुल। क्या आता है, एक पेबुल आता है। इतना क्लियर हो गया जितना लिखा हुआ है इसके ऊपर, कमेंट करना। ठीक है, उसके बाद पेबुल। एक पेबुल पत्थर होता है, पेबुल पत्थर सुना है ना, पेबुल या फिर बटिकासम। होता क्या था, गोल पत्थर था, पानी की रगड़ से गोल। ये होता था पानी की रगड़ से गोल होता था। पांडे प्रिया, एक मिनट में चेक करता हूं, अगर नहीं होगा, लिख कर हो। चलो ठीक है, मैं साइड को जो ये स्लाइड है इसको दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार आप समझ लो अच्छे से। ठीक है, रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। पानी की रगड़ से गोल होने वाले पत्थरों को क्या कहा जाता था, पेबुल पत्थर बोला जाता था, पेबुल औजार इनको बोलते। गंडासा की अगर मैं बात करूं, गंडासा या फिर चॉपर। ठीक है, ये होता क्या था, पेबुल से बड़ा होता था, पेबुल से बड़ा होता था। एक फलक निकालकर धार युक्त बनाया जाता था, एक फलक निकाल कर धार युक्त बनाया जाता था। ठीक है, क्या बनाया जाता था, टेबुल से बड़ा होता था, एक फलक निकालकर धार युक्त बनाया जाता था। मान लो ये टेबुल पत्थर है, और इसके अगर हम एक ये फलक उतार दें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, जैसे ये धारदार हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा, एक मिनट इसको ऐसे बनाते हैं। हाँ, ये फलक अगर मैं उतार दूं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, और इसको बांध कर पत्थर, यानी इसको पत्थर बांध कर इसको कुल्हाड़ी के रूप में यूज किया जाएगा। उसी प्रकार जो खंडक होता था, खंडक होता क्या था, पेबुल के दोनों तरफ धार युक्त धार बनाई जाती थी। क्या कही जाती थी, पेबुल के दोनों तरफ धार बनाई जाती थी। ठीक है, टेबल की क्या की जाती थी, दोनों तरफ धार। मान लीजिए ये टेबल पत्थर है, और इसके दोनों तरफ धार बनाने के बाद इसको कुछ ऐसा नजर है आपको आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसको बीच से बांध दिया जाएगा। बांधने के बाद फिर इससे प्रहार किया जाएगा और किया जाएगा फिर शिकार। ठीक है, ऐसा कुछ नजर आता था। अगर मैं प्राप्त उपकरण स्थल की बात करूं कि हमें उपकरण स्थल कहां से प्राप्त हुए, उपकरण हमें कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, इतना क्लियर। टेबुल या बट्टी किस्म पानी के रगड़ से गोल हो जाते थे। ये होता क्या था, अब ये तो है नहीं कि ये पानी की धार उसके ऊपर मारते थे,
पानी की धार से उसको तेज करते थे, ऐसा नहीं था। ये इनको प्राकृतिक रूप से मिलते थे। मिलते कैसे थे? मान लीजिए ये पहाड़ है, और पहाड़ों से निकलती क्या है? नदियां। और नदियां जब मैदानी भागों में आती हैं तो कुछ अपने पास अपने साथ यहाँ से कोई बड़ा कंकर उठाया, उसको गोल करती 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 यहाँ तक जब आई तो वो गोल पत्थर कुछ छोटे आकार का रह गया, जिसका प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया गया। ठीक है। अब ये मत सोचना कि इनके पास पावर है, जो पानी वाली इंजेक्ट मशीन होती है वो पानी के साथ, अब देखते हैं ना इंजेक्ट, उसको कुछ इतने पावर से गिराया जाता है कि वो पत्थर को भी काट देती है। वो वाली मशीनें नहीं थी इनके पास, इन नेचुरल रूप से ये गोल पत्थर प्राप्त हो जाते थे। आगे देखते हैं। अब प्राप्त उपकरण स्थल क्या है? प्राप्त उपकरण स्थल की अगर मैं बात करूं, प्राप्त उपकरण स्थल, सिरसा, सॉरी, सरिस सिरसा घाटी। ठीक है। सिरसा घाटी से इसका प्राप्त होता है। और कहां से? व्यास से। व्यास वान घाटी से इसको प्राप्त होता है। व्यासवान गंगा घाटी और गंगा घाटी, घाटी से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नर्मदा घाटी से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से? नर्मदा घाटी से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और कहां से? चित्तौड़। ये वही चित्तौड़ है जिसके ऊपर 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था, और यहीं पर राव रतन के का युद्ध होता है। और पद्मावत जो उनकी पत्नी को लेकर माना जाता है कि ये युद्ध हुआ था, हालांकि ये चित्तौड़ को जीतने के लिए हुआ था। और पद्मावत के द्वारा जोहर कर लिया जाता है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा की जाती है 1540 में, जो शेर शाह सूरी के दरबार में था। इसके नोट्स कैसे बनाए? इसके नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि जैसे मैं लिख रहा हूं इसी हिसाब से आपको लिखना है। क्लास के नोट्स या तो आप क्लास के बाद बना सकते हो या फिर इसको साथ में बना सकते हो। बेहतरीन होगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। देखो मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री यहां पर नहीं लिख सकता, आप इतनी बात ध्यान में रखिए। ठीक है। कुछ चीजें मैं यहां पर लिख कर दूंगा, आपको पीपीटी के थ्रू आएगी, और कुछ चीजें मैं आपको एडवांस लिखवाऊंगा जो जैसे अभी लिखवा रहा हूं। इतना बात ध्यान में रखना बस। ठीक है। आने वाली जो कुछ नई क्लासेस आपको मिलेंगी तो उन क्लासेस के अंदर मैं और ज्यादा कुछ ना कुछ आपको ऐड करके देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। उसके अंदर मैं और ज्यादा पीपीटी के अंदर ही आपके लिए कुछ ना कुछ ऐड कर दूंगा। अगर पीपीटी के अंदर ऐड नहीं हुआ तो मैं वैसे ही ओरली आपको बोलकर या फिर पीपीटी के ऊपर लिख कर समझा दूंगा। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद सिंगरौली। सिंगरौली के बाद आ जाएगा आपका बेलन घाटी। बेलन घाटी। व्यासमान की अगर मैं बात करूं तो 1955 के अंदर बीबी, ठीक है, 1955 में बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। इसका खोज उत्खनन किया गया था बीबी लाल के द्वारा, इसके उत्खनन किया गया था 1955 में। अरे 55 साल का है बीबी लाल, तो वो कहाँ चला गया? गंगा घाटी चला गया, गंगा नाणे। ठीक है। बेलन घाटी के अंदर जी आर शर्मा, जी आर शर्मा। ठीक है। शर्मा जी कहाँ गए हुए हैं? वो बेलन घाटी यानी बेलन नदी पर गए हुए हैं स्नान के लिए। इसका उत्खनन किया था। और बेलन से पूरा पाषाण काल के 44 स्थलों की प्राप्ति होती है। बेलन से पूर्व पूरा पाषाण काल के
44 स्थलों की प्राप्ति होती है भाई। ठीक है, इतना क्लियर। समझ में आ गया। अब देखो 1956 के अंदर मान लीजिए ये दूर दूर जो स्थल हैं दूर दूर से नहीं प्राप्त हुआ है। इतिहासकार मान रहे थे कि दूर दूर स्थलों पर ही पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल के हमें ये साक्ष्य प्राप्त हो रहे। ऐसा नहीं था। 1956 के अंदर दिल्ली से, दिल्ली जैसे आधुनिक शहरों से भी हमें इसके, हाँ भाई उसी के बारे में बहन। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, ये पूरा पाषाण काल है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बारे में। इतना क्लियर। रिपीट तो नहीं करना ना। 1956 के अंदर, 1956 में क्या हुआ था, दिल्ली से 4 नोट डालकर लिखो। ठीक है, लघु पूरा पाषाण काल के औजार मिले थे। क्या मिले थे? लघु पूरा पाषाण औजार मिले थे। ठीक है, ये बात आपको नोट डालकर लिखनी है। इतना क्लियर। यस ठीक है, चलो आगे देखो। आगे हम बात करते हैं प्रमुख स्थलों की। प्रमुख स्थलों में सोहन घाटी की, पंजाब, पाकिस्तान, सोनतरा, मलकपुर, कल्लार, चौमुख। चौंतरा को उत्तर दक्षिण परंपरा का संगम माना जाता है। मेजर प्लेसेस सोहन वैली, पंजाब, पाकिस्तान, चौंतरा, मलकपुर, कल्लार, चौमुख। चौंतरा is considered to be the confluence of the north south traditions। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो स्थल थे वो कश्मीर के अंदर भी था। ठीक है, थार का रेगिस्तान था, डीडवाना था, चित्तौड़ था, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में थी, नर्मदा घाटी थी, भीमबेटका से, नर्मदा घाटी भीमबेटका से इसके अवशेष मिले थे। और अगर मैं बात करूं फलक, फलक के जो औजार थे वो सोहन से मिले थे। सोहन क्षेत्र है सोहन घाटी के अंदर, सोहन से मिले थे। और पेबुल भी सोहन से मिले थे, पेबुल भी सोहन से मिले थे। उसके बाद रह जाता है हस्त कुठार। हस्त कुठार मद्रास से, मद्रास से मिला था। इतना क्लियर। कश्मीर, थार डेजर्ट, डिडवाना, चित्तौड़ remains were found from the बेलन वैली उत्तर प्रदेश, नर्मदा वैली भीमबेटका।
आगे देखते हैं। कोर्टलियार, कोर्टलियार नदी घाटी तमिलनाडु से पूरा पाषाण स्थल पलवरम, अतिपरक्कम, मुदरई, मानजानकारनाई मिलते हैं। ये कोर्टलियार है, नदी घाटी, कोर्टलियार नदी घाटी पड़ती कहां पर है? तमिलनाडु में। यहां से स्थल कौन कौन से मिले हैं? सबसे पहले तो देख लेते हैं, पूरा पाषाण स्थल है यहाँ पर। पूरा पाषाण स्थलों की अगर मैं बात करूं तो पलवरम, पूर्व पूरा पाषाण स्थलों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पलवरम हमें देखने को मिलता है। पलवरम, पलवरम के बाद अतिरपक्कम, अत्रिपक्कम, ठीक है, अत्रिपक्कम देखने को मिलता है। उसके बाद वद मदुरई, वद मदुरई, मान जान कारनई, क्या है? मान जान कारनई। ये देखो कितना अच्छा वर्ड है, मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। मान जा जान कार नहीं है, ठीक है। ये हाँ, मान जान कार नाई, मान जान कार नाई, क्या है? मान जान कार नाई। अगर मैं अत्रिपक्कम की बात करूं, सबसे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्थल अत्रिपक्कम है। अत्रिपक्कम के अंदर तमिलनाडु है सबसे समृद्ध पूरा पाषाण स्थलों युगीन स्थल है। क्या है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु का सबसे समृद्ध पूरा पाषाण युगीन स्थल है। सर्वप्रथम इसका उत्खनन किम महोदय ने किया था, ठीक है। किसने किया था? डब्ल्यू किंग महोदय यानी विलियम किंग्स के द्वारा इसका किया गया था। यहां से इसका उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था? उत्खनन सर्वप्रथम किंग महोदय ने किया था, किंग महोदय ने किया था। यहां से प्राप्त क्या हुआ था? अवशेष यहां से क्या मिले थे? अवशेष यहाँ से जो हमें मिले हैं वो घोड़े की हड्डियां हैं, ठीक है। घोड़े, नीलगाय, घोड़े, नीलगाय, दरियाई घोड़े की अस्थियां की प्राप्त होती है। नीलगाय और दरियाई घोड़े। अस्थियां देखने को हमें मिलती है। इतना क्लियर? Paleolithic sites Pallavaram, Athiprakkam, Madurai, Manjankarnai are found in Cortliar River Valley in Tamil Nadu. क्लास कैसी लग रही है? समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, इससे डीपली तो नहीं हो सकता कुछ भी। अगर इससे डीपली होगा ना, मैं कोशिश करूंगा मैं इससे डीपली भी करवाने का, मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए, सिर्फ इतना कर सकता हूँ मैं, ठीक है। क्लास के नोट्स बनाते चलो साथ साथ। मैं हर चीज को पीपीटी पे भी लिखी है, उसी के साथ साथ समझा रहा हूं। ताकि एक चार्ट वे में, एक पोइटिक वे में आपके नोट्स बन जाए, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं।
कमेंट कीजिए क्लास कैसी लग रही है। चलो लिखने में बिजी हो गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे देखो, एक अरुण सोनंकिया जी हैं, यहाँ पर उसको डिस्कस करना अच्छा रहेगा। अरुण सोनंकिया जी, अरुण सोनंकिया, इन्होंने क्या किया था, 1982 के अंदर एक खोपड़ी खोज निकाली थी। खोपड़ी का जीवाश्म खोजा था। खोपड़ी के जीवाश्म के साथ साथ इन्होंने और किसको खोजा था, ये जो खोपड़ी का जीवाश्म था इसके साथ इन्होंने हाथियों के साक्ष्य खोजे थे, प्लस हाथियों साक्ष्य खोज निकाले थे। ये खोजे कहां से थे, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। कहां से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से खोज निकाले थे। ये क्या था, मानव व पशु के जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य थे भारत में। क्या थे, हमें एक मिनट, मानव व पशु के प्रथम, मानव व पशु के जीवाश्म, मानव व पशु के प्रथम जीवाश्म भारत में, कहां पर जीवाश्म, भारत में यहीं से प्राप्त होते हैं, यहीं से प्राप्त होते हैं। और इस मानव की अगर मैं बात करूं, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, नर्मदा घाटी स्थल है, ठीक है। अगर मैं इस मानव की अगर मैं बात करूं तो होमो इरेक्टस के साथ इसको जोड़ा गया है। होमो इरेक्टस या फिर आद होमो सेपियंस की इसको संज्ञा दी गई है। इस मानव को होमो इरेक्टस या फिर आद होमो सेपियंस की संज्ञा दी गई है। होमो इरेक्टस प्रथम द्विपद मानव है, इरेक्टस या फिर आद होमो सेपियंस संज्ञा दी गई है। ठीक है भाई, क्लियर है। क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश कुर्नूल गिदलूर निम्न पूरा पाषाण स्थल है। क्या है, निम्न पूरा पाषाण स्थल है। कुर्नूल गिदलूर इन आंध्र प्रदेश और लोअर पियोलिथिक साइट्स। इसामपुर कर्नाटक के अंदर पाषाणकालीन औजार बनाने का केंद्र था। कल भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर जो अधिकतम औजार थे, अधिकतम औजार थे वो क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर व बेसाल्ट चरट के थे, बसाल्ट व चरट के बने हुए थे। 1983 के अंदर सिंचाई परियोजना के दौरान ये सामने आया था। 1983 में सिंचाई परियोजना समय यह सामने आया था। ठीक है, सोहन घाटी सिंगवाल से भी इसके साथ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से, सोहन घाटी सिंगवाल, सिंगवाल
से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रमुख औजार केंद्रों में हमने बात की थी, इसामपुर तो था ही था, उसके साथ ही सिंधु क्षेत्र के अंदर थे रोहिणी, सिंधु क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र के अंदर था रोहिणी, रोहिणी पठार, सुकर, जेरूब, जेरूब, ठीक है, मालस्टेन, माल स्टोन 101, ठीक है, मालस्टोन 101, और इसामपुर तो था ही। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। सोहन घाटी सिंगल से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंध व केरल को छोड़कर सभी जगह से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नोट डालकर लिख लो ये बात, बिल्कुल रेड पेन से लिख लो कि सिंध व केरल को छोड़कर सभी जगह से इस काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एविडेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन वैली, सिंगवाल। द इम्पोर्टेंट थिंग्स is the except Sindh, Kerala, evidence has been received from anywhere, everywhere. क्लियर? ये आपका हो जाता है पूरा पाषाण काल खत्म, पूरा पाषाण। 3 काल मैंने बताए थे, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। निम्न मान लो या फिर पूर्व मान लो, ठीक है, पूर्व या निम्न, ठीक है। इसके बाद मध्य, इसके बाद नव। निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल, ये रहे थे। इनमें से आज हमारा ये हो गया कंप्लीट, बिल्कुल डिस्कस कर लिया हमने ब्रीफली। अब हमारा स्टार्ट होगा मध्य पूरा पाषाण काल। क्या होगा स्टार्ट? मध्य पूरा पाषाण काल अब हमारा शुरू होने वाला है। कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिए अच्छे से समझ आ गया या नहीं आया। आगे देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। थैंक यू बहन, थैंक यू अंजलि, थैंक यू। अच्छे से क्लियर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। मेहनती बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप सभी डिजर्व करते हैं अपने एम्स को। अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो डिजर्व करोगे, वरना पछताना पड़ेगा। पछताने से अच्छा क्या है? मेहनत कर, मेहनत करते रहिए। मध्य पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो समय रहेगा वो 1,00,000 BC से लेकर 40,000 BC तक अब हम समय देखेंगे। क्या देखेंगे? 1,00,000 BC से लेकर 40,000 BC तक का हम इसमें समय देखेंगे। इसे मुस्तारी संस्कृति इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुस्तारी संस्कृति इसको कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? वेदक
खुर्चनी वेदक संस्कृति, खुर्चनी वेदक संस्कृति इसको कहा जाता है। ये इसके औजार भी हैं, इस काल के क्या है ये औजार भी हैं। आगे देखते हैं, इसके कुछ उपनाम हैं जो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं। HD सांकलिया जी ने क्या दिया है, इसे मोड 2 के साथ साथ क्या कहा है, मोड सेकंड या फिर श्रृंखला 2 के साथ साथ है, इसको फलक संस्कृति का भी नाम दिया है। फलक संस्कृति का नाम भी किसने दिया है, HD सांकलिया साहब जी ने दिया है। उसके साथ ही मध्य पाषाण काल BN मित्रा ने दिया है। मध्य पाषाण काल किसने नाम दिया है, BN मित्रा जी ने नाम दिया है। नेवेशियन संस्कृति, नेवासियन संस्कृति जो नाम दिया है वो दिया है KD बनर्जी ने, KD बनर्जी ने, KD बनर्जी ने नाम दिया है। मध्य पाषाण युग, देखो एक तो मध्य पाषाण काल है, ध्यान से देखना। मुस्तारी संस्कृति, भाई ये लिख देता हूं यहां पर, मुस्तारी संस्कृति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, खुर्चनी फिर या वेदक संस्कृति इसको कहा जाता है, नाम है इसके। HD सांकलिया जी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी 1955 के अंदर। सर्वप्रथम खोज की थी 1955 में। ठीक है, मध्य पाषाण युग है और एक मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल तो कहा था BN मित्रा ने, मध्य पाषाण युग GC महामात्र ने कहा था। मध्य पाषाण युग ये कहा था GC महामात्र ने, ये नाम दिया था। सलक संस्कृति AK घोष ने कहा था। सलक संस्कृति किन्होंने कहा था, AK घोष ने कहा था। AK घोष महोदय ने कहा था। उपनाम के अंदर किसी को कोई डाउट, एपिसोड सेकंड या फिर सॉरी मोड सेकंड यहां पर आएगा, मोड सेकंड। ठीक है, HD सांकलिया जी ने कहा था। मेसोलिथिक पीरियड BN मित्रा ने कहा था। नेवेशियन कल्चर KD बनर्जी ने कहा था। और मिडिल एज स्टोन एज GC महामात्र ने कहा था। सल्क कल्चर AK घोष ने कहा था। नेवसा, नेवसा एक स्थल है। नेवसा परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी महाराष्ट्र में है। एक मिनट इसको अच्छे से देखते हैं। नेवसा स्थल है, क्या है, नेवसा है कहां पर, यह है गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी। ये कहां पर है, ये परवरा नदी के किनारे है। कहां पर, महाराष्ट्र में। और परवरा नदी है किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदी है सहायक नदी है ये गोदावरी की, गोदावरी। मध्य पूर्व पाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। इसे इसे क्या कहा गया है, मध्य पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण सॉरी मध्य
पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। नेवसा Paravra River, a tributary of Godavari, is in Maharashtra and has been declared as a Middle Paleolithic prototype site. आगे देखते हैं। चिरकी, चिरकी एक स्थल है जिसकी खोज की थी किर्विन ने, और ये नेवसा से पहले का स्थल है। पूरा पाषाण स्थल का उद्योग की संज्ञा दी गई है। कौन सा स्थल है? स्थल है चिरकी। खोज कर्विन, कर्विन के द्वारा खोज की गई है। और इसे क्या कहा गया है? ये नेवसा से पहले का स्थल है। नेवसा से पहले का स्थल है, पहले का स्थल है। पूरा पाषाण उद्योग की संज्ञा दी गई है। इसको क्या दी गई है? पूरा पाषाणिक, पूरा पाषाणिक। दी गई है। इतना क्लियर? कमेंट कीजिए क्लियर। यस। अब इसके उपकरण की हम बात करते हैं। इसके औजार, इसके टूल्स की अगर मैं बात करूं, मध्य पूरा पाषाण काल के टूल्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें तकनीक जो ली गई थी, यहां पर लिखते हैं उपकरण। उपकरण बनाने में तकनीक जो प्रयोग की गई थी, तकनीक वो करी गई थी लेव लोशियन, ले ला सियन, ठीक है। लेवलोशियन तकनीक का प्रयोग किया गया था। यहां पर लिख देते हैं लेव लो सियन तकनीक का प्रयोग किया गया था इसके अंदर। इसके औजारों की अगर मैं बात करूं तो औजार थे फलक, फलक अर्थात ब्लेड। उसके बाद बेधनी, बेधक, सलक की कुर्छनी, सलक की खुरचनी, इसके औजार थे। पत्थर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पत्थर क्वार्टजाइट के स्थान पर चरट, फिलेंट, जेस्पर, सेल्सिडन के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर पत्थर क्या था औजार बनाने में? पत्थर यहाँ पर क्वार्टजाइट नहीं था। यहाँ पर पत्थर जो थे वो थे चरट का था, फिलेंट, जेस्पर, सेल्सेडिन, सेल्से डनी, सेल्से डनी पत्थर का प्रयोग किया गया था। औजार सलक पर आधारित थे, औजार फलक पर आधारित थे भाई, फलक। और इसी के लिए इसको फलक संस्कृति को नाम दिया था। और इसीलिए फलक संस्कृति नाम एच डी सांकलिया ने दिया था। फलक संस्कृति इसको नाम क्यों दिया था?
परतदार परतदार फलकों पर बने उपकरण के कारण, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया था। इसे वेदक व खुरचनी संस्कृति भी कहा जाता है। वेदक व खुरचनी संस्कृति इसको कहा जाता है, ठीक है, खुरचनी या वेदक संस्कृति इसको कहा जाता है। इतना क्लियर। औजार की अगर मैं बात करूं तो प्लेनर थे, प्रोफेक्टर्स थे, स्केल स्क्रैपर थे। स्टोन की अगर मैं बात करूं तो इंस्टेड ऑफ क्वार्टजाइट के स्थान पर चरट, फिलेंट, जेस्पर, चेल्सिडाइन, ये इसके एटसेट्रा क्या थे, पत्थरों का प्रयोग किया गया था। द टूल्स वर बेस्ड ऑन दिस सेल, यानी फल्क पर उतरकर फल, हेंस द नेम इज सेल्स कल्चर, इसको क्या नाम दिया था, फलक कल्चर इसको नाम दे दिया गया था। क्लियर। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थलों की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र नेवसा के अंदर है, महाराष्ट्र में कौन सा है, नेवसा। बिहार के अंदर है सिंह भूमि, पालुम, ठीक है। यूपी के अंदर है चकिया, ठीक है। वाराणसी के अंदर पड़ता है, चकिया कहां पर पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी में पड़ता है। सिंगरौली मिर्जापुर में पड़ता है, सिंगरौली मिर्जापुर में पड़ता है। रोली से बना लो गोली, और गोली गुड्डू ने कहां पर सबसे ज्यादा चलाई थी, हाँ स्टोन भी है भाई, चेल्स्टन स्टोन भी, स्टोन नहीं है हाँ स्टोन, ठीक है, हाँ बिल्कुल स्टोन है, पत्थर है। गोली कहां पर चलाई थी, मिर्जापुर के अंदर चलाई थी। सिंगरौली यानी सिंह गोली, सिंगरौली या फिर सिंगरौली मिर्जापुर। बेलन घाटी, ये भी उत्तर प्रदेश के स्थल है। हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यास या फिर बाण गंगा, या व्यास बाण गंगा, ठीक है, सिरका घाटी। दक्षिण राजस्थान के अंदर वागन, बेडच, कदमली घाटियां। राजस्थान के अंदर बूढ़ा पुष्कर, बीएल मित्रा ने इसे लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। बूढ़ा पुष्कर को बीएल मित्रा के द्वारा लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई थी। कितना क्लियर है। और जम्मू कश्मीर के अंदर, एक मिनट, महाराष्ट्र नेवसा, बिहार सिंह भूमि, पालुम, यूपी के अंदर चाकिया, सिंगरौली, सिंगरौली पड़ता है आपका मिर्जापुर के अंदर। वेलन वैली यानी वेलन घाटी, मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका, गुजरात के अंदर सौराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्यास बाणगंगा, विनेगर नहीं, सिरका घाटी है, सिरका घाटी, ठीक है, उसके अंदर रहता है। जम्मू कश्मीर के अंदर संघावी और संघाओ, सिंघावी या फिर संघाओ गुफा स्थल मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल है। इतना क्लियर है। यस, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा साउथ राजस्थान के अंदर वेगन, बेडच, कदमली घाटियां थी। राजस्थान के अंदर ओल्ड पुष्कर था, बीएल मित्रा ने से टर्म्ड एज द लूनी इंडस्ट्रीज को नाम दिया था। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर संघावी की गुफाएं हैं, संघावी या फिर संघाऊ गुफा स्थल मध्य पूर्व पाषाण स्थल है। क्या है, मध्य पूरा पाषाण
स्थल है। एच.डी. सांकलिया ने मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत के पूरा पाषाण युग को नेवसा उद्योग का नाम दिया है। ठीक है, एच.डी. सांकलिया ने किसे नवेसा उद्योग की संज्ञा दी है? नेवसा उद्योग की संज्ञा किसको दी है? इन्होंने दी है नेवसा उद्योग की संज्ञा मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत के, मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत के मध्य पुरा पाषाण युग को, के मध्य पुरा पाषाण युग को नेवसा उद्योग की संज्ञा दी है। इतना क्लियर? उच्च पुरा पाषाण काल हम कल करेंगे। ठीक है, आगे की जो क्लास रहेगी वो आपकी कल रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी और क्लास का रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा, क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कोई चेंजेस आप चाहते हैं क्लास के अंदर। इमेजेस आपको जल्दी ही इमेजेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा, बट इमेजेस ऐसा है कि जैसे हम भी इमेजेस को खोज रहे हैं कि रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट। भाई वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास का जब टाइम डलेगा तो उसका आपको एक अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू अंजलि बहन, थैंक यू। और आज मैं परमदीप के गांव गया हुआ था। ठीक है, मेरे होम टाउन से थोड़ी ही दूर है, 15 से 20 के आसपास, 15 से 20 किलोमीटर का फासला है हमारा और परमदीप बहन का। बस वहां पर एक मित्र थे हमारे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। चलो थैंक यू आप सभी को क्लास। हाँ भाई इनफ है बहन। देखो इनफ तो कुछ भी नहीं होता, मान लीजिए 100% कुछ नहीं होता। मैं हर बार आपको एक ही चीज कहता हूँ, मैं हर बार क्लास के अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आता हूँ, वो खोज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ इतना कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन कोई फंसा तो यहीं से फंसेगा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर, एलिमिनेट मेथड होता है एक, एलिमिनेट मेथड समझा ना आप? राखी यादव, जो हमारा राखी यादव यहाँ पर थी, अभी हमें यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं, वो अर्पिता यादव के नाम से उसका कमेंट आता है गुड़िया का। ठीक है, तो उनसे आप पूछना कि कंटेंट जो हमने प्रोवाइड किया था उनका एग्जाम कैसे हुआ और उनका एग्जाम के अंदर कितना वो रहा था, बेनिफिट उसको मिला था। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं मिलेगा ना तो एलिमिनेट मेथड से आप झटाक देसी कर दोगे उस चीज को। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई। जहां तक मेरी उम्मीद है लगभग 99% यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1% आप छोड़ दीजिए एलिमिनेट मेथड पर। हाँ परमदीप कैथल में? नहीं नहीं, कैथल से तो मैं हूँ प्रॉपर। भी जो आपकी क्लास चल रही है वो कैथल से ही चल रही है, होम टाउन से चल रही है। पुंडरी आया था मैं आज। ठीक है, आगे भी क्लास होगी ना आपकी? पेपर फर्स्ट की क्लास होती है ना 7 बजे? तो चलते हैं।
तो इसी के साथ कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।